आज हम नरेंद्र मोदी की निजी जिंदगी और उनके पृष्ठभूमि पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। जो भी जानकारी हमें स्रोतों से मिली है उसके आधार पर कोशिश ये है कि जो सार्वजनिक छवि है उसके पीछे के व्यक्ति को थोड़ा बेहतर समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। किसी भी व्यक्ति की निजी यात्रा को समझना अक्सर उनके सार्वजनिक व्यक्तित्व और उनके कामों को एक संदर्भ देता है। हम उनके शुरुआती जीवन, परिवार, उनके कुछ निजी फैसलों और उन पर पड़े प्रभावों पर ध्यान देंगे, जैसा कि इन स्रोतों में बताया गया है। ठीक है, तो एकदम शुरू से शुरू करते हैं। जन्म 17 सितंबर 1950, वडनगर, गुजरात में। स्रोत बताते हैं कि वो एक साधारण ओबीसी घांची हिंदू परिवार से हैं। 6 भाई बहन थे, ये तीसरे थे। जी हाँ, और पिता वडनगर रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान चलाते थे। माँ हीराबेन, जिन्हें हीराबा भी कहते थे, वो एक गृहिणी थी और उनकी सादगी का जिक्र अक्सर होता है। हाँ, और ये जो साधारण शुरुआत वाली बात है, ये उनके कहानी का उनके नैरेटिव का एक अहम हिस्सा रही है ना? बिल्कुल। उनकी माँ हीराबेन की सादगी पर खास जोर दिया जाता है। दिसंबर 2022 में जब उनका निधन हुआ तो हमने देखा कि मोदी जी ने गांधीनगर में भाइयों के साथ अंतिम संस्कार में भाग लिया। ये माँ के साथ उनके रिश्ते को दिखाता है। अच्छा, अब उस पहलू पर आते हैं जिस पर काफी चर्चा होती रही है, उनका विवाह। 1968 में जब वो शायद 18 साल के थे, उनकी शादी हुई जशोदाबेन चिमनलाल से। वो उस वक्त करीब 16-17 की रही होंगी। जी, और ये उनके घांची समुदाय की परंपरा के मुताबिक एक तयशुदा शादी थी। लेकिन जैसा स्रोत बताते हैं, ये शादी बहुत जल्दी ही एक तरह से खत्म हो गई। कुछ ही महीने साथ रहे वो लोग। हाँ, और ये भी कहा जाता है कि ये संबंध कभी पूरा हुआ ही नहीं। इसके बाद ही मोदी ने घर छोड़ दिया, आध्यात्मिक और वैचारिक कामों के लिए। बाद में वो आरएसएस से जुड़ गए प्रचारक के तौर पर। हाँ, और आरएसएस में प्रचारक के लिए अक्सर ब्रह्मचर्य की अपेक्षा होती है। तो ये जो अलगाव था शादी से, ये उनके आरएसएस और सार्वजनिक जीवन के प्रति समर्पण के संदर्भ में देखा जाता है। कानूनी तौर पर तो वो विवाहित है, पर अलग रहते हैं, कोई संतान नहीं है। और ये बात भी तो है कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर अपनी पत्नी को स्वीकार करने की बात 2014 तक नहीं की थी, जब लोकसभा नामांकन में शायद कानूनी रूप से ये बताना जरूरी हो गया था। जी, ये एक तथ्य है जो स्रोतों में दर्ज है। अच्छा, अब उनकी निजी आदतों और जीवन शैली के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? स्रोत बताते हैं कि उनकी जीवन शैली काफी अनुशासित और संयमित है। शाकाहारी है, नियमित योग करते हैं, शराब और तंबाकू से परहेज करते हैं, और उनका वो सिग्नेचर हाफ स्लीव कुर्ता एक पहचान बन गया है। और उन्हें वर्कहोलिक भी कहा जाता है, काम को बहुत तवज्जो देना, और अंतर्मुखी भी। हालांकि ये भी सुनने में आता है कि युवावस्था में थिएटर, पढ़ने और भाषण देने में उनकी रुचि थी। जो अनुशासन है, ये उनकी कार्यशैली में भी झलकता है, ऐसा माना जाता है। स्वामी विवेकानंद का उन पर काफी प्रभाव रहा है, ऐसा स्रोत बताते हैं। और ये भी दिलचस्प है कि करीब 17 साल की उम्र में उन्होंने घर छोड़ा था और भारत भ्रमण पर निकल गए थे। अच्छा, आश्रमों वगैरह में गए? जी हाँ, आश्रमों का दौरा किया। कहते हैं कि वडनगर लौटने से पहले की यह यात्राएं उनके दार्शनिक नजरिए को बनाने में अहम रहीं। और उनकी शिक्षा, स्कूली पढ़ाई तो वडनगर से हुई 1967 में। जी। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में बीए 1978 में, और गुजरात विश्वविद्यालय से एमए 1983 में। इसमें प्रथम श्रेणी का भी जिक्र आता है। जी, और साथ ही बहुत कम उम्र में, करीब 8 साल की उम्र में आरएसएस से उनका जुड़ाव हो गया था। और फिर 1970 के दशक की शुरुआत में वो पूर्णकालिक आरएसएस प्रचारक बन गए। ये तो काफी जल्दी और गहरा जुड़ाव है। बिल्कुल। और यहीं पर उनके एक मार्गदर्शक लक्ष्मण राव इनामदार, जिन्हें वकील साहब कहते थे, उनका नाम आता है। स्रोत बताते हैं कि मोदी जी की शुरुआती विचारधारा और राजनीतिक रास्ते को आकार देने में उनकी अहम भूमिका थी। तो ये जो आरएसएस की पृष्ठभूमि है, ये उनके अनुशासित रवैये से जुड़ती है। एक और बात जो स्रोतों से पता चलती है वो ये कि वो अपने विस्तारित परिवार के साथ नहीं रहते हैं। सार्वजनिक जिम्मेदारियों को हमेशा प्राथमिकता दी है उन्होंने। हालांकि माँ के साथ उनका रिश्ता काफी करीबी बताया जाता है। हाँ, ये उनके निजी जीवन, जैसे कि शादी से दूरी या परिवार से एक तरह का अलगाव, और उनकी सार्वजनिक भूमिका के बीच एक विभाजन दिखाता है। ये उनके काम के प्रति जो समर्पण है उसे रेखांकित करता है, जैसा हमारे स्रोत इशारा करते हैं। तो अगर हम इस सारी बातचीत को संक्षेप में देखें, एक साधारण पृष्ठभूमि, पत्नी से बहुत शुरुआत में ही अलगाव, एक बेहद अनुशासित जीवन शैली, और आरएसएस और फिर सार्वजनिक सेवा के प्रति एक गहरा,
कह सकते हैं समर्पण, ये मुख्य बातें उभर कर आती हैं। जी हाँ, और इन सब बिंदुओं को जोड़कर देखें तो एक विचार मन में आता है जो सीधे तौर पर इन स्रोतों से जुड़ा है कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में शुरुआती आध्यात्मिक खोज हो, जैसे विवेकानंद से प्रेरणा या वो यात्राएं, और साथ ही एक बहुत ही अनुशासित संगठनिक प्रशिक्षण भी हो, जैसे आरएसएस और वकील साहब का मार्गदर्शन, तो इन दोनों का मिश्रण किस तरह की नेतृत्व शैली को जन्म दे सकता है? क्या ये एक ऐसी शैली बनाता है जो विचारधारा पर भी मजबूती से टिकी हो और उसे लागू करने, मतलब कार्यान्वयन पर भी उतना ही जोर देती हो? ये एक सोचने वाली बात है जो इन